बुलाया मामला क्यों जा क्या रहा है? अभी अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके पीछे का है? बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आप एग्जैक्टली किस मुकदमे की बात कर रहे हैं, संदर्भ क्या है, मैं बैकग्राउंड इस क्या है उसका? मुकदमे की बात कर रहा हूँ जो अभी रिसेंटली 386 आईपीसी में दर्ज किया गया है। मैंने एक दवा का जो यहाँ पे जैसे लाइसेंस बनता है, ड्रग लाइसेंस, तो ड्रग लाइसेंस यहाँ पे होलसेल लाइसेंस होता है, रिटेल का लाइसेंस होता है। तो ड्रग लाइसेंस बनाने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन ये सारी प्रक्रियाएं औषधि विभाग के कार्यालय से पूरी होनी चाहिए, लेकिन औषधि विभाग के कार्यालय से ये चीजें न पूरी करके औषधि विभाग ने एक कार्यालय खोल रखा था भलोटिया दवा मार्केट में, प्राइवेट। और उस कार्यालय का करता धरता ड्रग विभाग में कार्यरत एक चपरासी का लड़का है, जो कि वीडियो में दिखाया था हमने, जो स्टिंग में दिखाया था। वो लाइसेंस बनाने की एवज में वो पैसे ले रहा था। जो पैसे उसे दिए गए, वो पैसे गिनता हुआ भी उसने यह भी स्वीकार किया कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है तो आपको 65,000 दीजिए तो फार्मासिस्ट मिल जाएगा। होलसेल का लाइसेंस कराना है तो 90-95 हजार रुपया दीजिए। मतलब एक टेबल पे बैठ करके वहीं से ऑनलाइन हो रहा है, और लाइसेंस निर्गत होने पे आप वहीं से आकर के ले भी सकते हैं। तो लाइसेंस जब निर्गत होता है तो उसमें दो अधिकारियों के दस्तखत होते हैं, एक ड्रग इंस्पेक्टर के और एक डीएलए के। आखिर इनके भी पासवर्ड जब मौजूद है तभी तो उस टेबल से सारी चीजें होके निकल आ रही, यानी पैसा ऊपर तक गया है। तो मैंने यह दिखाने के लिए यह कोशिश की थी कि आप देखिए यह सिस्टम में हो क्या रहा है। ड्रग लाइसेंस के एवज में यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 1-1 हजार रुपए दिए जाते हैं, तो अखबारों ने इतना हल्ला किया और कई लोगों को जेल भेज दिया गया। यहाँ ड्रग लाइसेंस की एवज में हम लाइव दिखा रहे हैं कि आप देखिए 1-1 लाख रुपए बटोरे जा रहे हैं। तो आप उस पे तो कुछ नहीं करते, मुकदमा लिख देते हैं स्टिंग करने वालों पे। आखिर भाई ऐसा क्या मतलब? इसमें तो यह नहीं, यह मुझे समझ में नहीं आता है, क्या ये बहुत बड़ा रैकेट है क्या? हमने तो सोचा था कि एक यहीं के जिले का ड्रग डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। तो आप कह रहे हैं कि जो ये पूरा ड्रग रैकेट है, लाइसेंस देने के नाम पे पैसे जो लोग ले रहे हैं, लोग ऊपर तक जाता है, तो इससे आपको जान का भी खतरा है? आपकी जो घेराबंदी की जा रही है, आपके खिलाफ शायद किसी दवा के कारोबार से जुड़े किसी आदमी के द्वारा तहरीर दिलवा के एफआईआर दर्ज करवाया गया जी है जी आपकी। जी, हुआ यही हुआ है कि जैसे जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया, उस स्टिंग ऑपरेशन में उस व्यक्ति का ना नाम है, ना वीडियो है, ना फोटो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को खड़ा करके तहरीर यह दिलवाई गई है। तहरीर में यह है कि इनके पास कुछ ऐसा वीडियो है जिसको ये चला करके मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं या मुझे ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह की उसकी बातें हैं। तो जब 386 ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज होता है तो ये ऑब्जेक्ट चेक किए जाते हैं कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है, तो वीडियो के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, कोई ऑडियो भेज करके या सामने मिल करके एक्सटॉर्शन मांगा गया, क्या किया गया। ये होते हैं 386 आईपीसी में क्या आखिर एविडेंस है कि ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इन बातों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं समझी गई। आपने एक मुकदमा लिखा, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आपके पास ऐसा कोई ऑडियो वीडियो नहीं है या कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो आपके 386 आईपीसी को प्रूव कर सके। लेकिन आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई इतनी बड़ी ताकत है पुलिस के पास, 161 सीआरपीसी, कि वो अपनी टेबल पे बैठ करके अगर 4 लोगों का नाम लिख लेते हैं कि फला व्यक्ति ने कहा कि सत्येंद्र कुमार ने ऐसे ऐसे पैसा मांगा और फला व्यक्ति इसने कहा कि ऐसे ऐसे मांगा, तो ये 161 सीआरपीसी का पावर है। यशवंत जी मैं बता रहा हूं कि आप अपनी टेबल पे बैठ के 4 बंदों का नाम लिख लीजिए, 4 पर्चे काट दीजिए बयान में, और उसके बाद निकल पड़िए हथकड़ी लेकर के फला बंदे को गिरफ्तार करने। गिरफ्तार करो, जेल में भेज दो, बाकी एविडेंस आए चाहे जहन्नुम में जाए, ये बाद में देखेंगे, ये कोर्ट के ट्रायल के समय देखेंगे। इस समय तो इनकी सारी ऐसी की तैसी एक्सपॉइल कर दो, इनका करियर एक्सपॉइल कर दो, इनकी पत्रकारिता एक्सपॉइल कर दो, जो करप्शन में जो लोग वीडियो में फंसे हैं उनको बचा लो। यानी 161 सीआरपीसी दो धारी तलवार है, जिसका पुलिस ने हमेशा गलत ही उपयोग किया है। 161 सीआरपीसी का जो भी बयान लिखा जाता है, पुलिस अपने केस डायरी में मेंशन करती है, उस पे किसी के सिग्नेचर नहीं होते। और हमारी व्यवस्था भी ऐसी बनी हुई है कि वही 161 सीआरपीसी को लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ा जाता है। तो वो विषय ट्रायल का है, वहां पे आप निकाल सकते हैं। फिलहाल तो लाइफ आपकी एक्सपॉइल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये इस फंडा पे इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, एविडेंस हो या ना हो। आप 4 बंदों को बैठा के 161 सीआरपीसी का बयान लिख ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ये एविडेंस कहलाता है 386 में। और आप निकल पड़ते हैं जो है छापेमारी करने, आप निकल पड़ते हैं गिरफ्तारी करने। आखिर है ऐसा क्या? आखिर सत्येंद्र जी, कैसा डर? आपने आपने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। किसी अधिकारी जो गोरखपुर का है, पुलिस अफसर है, आईपीएस, उसके खिलाफ आपने पत्र लिखा योगी जी को कि कोई पाटीदार, जो भ्रष्ट पाटीदार था, उसकी तरह न बनने दिया जाए इनको।
ये क्या मामला है? क्योंकि मैं तो यही चाहूंगा कि देखिए, एक आईपीएस, जहां तक मेरा अनुभव है, आईपीएस, मेरे जीवन में मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मैंने किसी आईपीएस के खिलाफ लेटर लिखा है शासन में। पहली बार मैं देख रहा हूं। और मैंने बड़ा सोच समझ के इसलिए लिखा कि मेरे पास दो तीन चीजें ऐसे आई सामने, जिसके आधार पे मुझे यह लगा कि इनकी मिलीभगत रही है। जब थाने में मुकदमा लिखा गया था सर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुकदमा थाने में 16 तारीख की रात को लिख दिया जाता है और 17 तारीख को मैं ये जो साहब हैं, एसपी सिटी साहब हैं, 2 बजे इनके कार्यालय में मिलता हूँ। क्या नाम है इनका? ये मुझे, जी, क्या नाम है इनका एसपी सिटी गोरखपुर का? ये कृष्ण कुमार विश्नोई जो हैं, विश्नोई जी हैं। जी जी। तो इनसे मैं 16 तारीख की रात को मेरे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है। 16 तारीख की दोपहर में मेरे पास थाने से फोन आता है। मैं थाने को कहता हूं कि कल 17 तारीख को मैं अपना सफाई देने आऊंगा, लेकिन 16 तारीख की रात में मुकदमा लिख दिया जाता है। जब एडीजी जोन कार्यालय से फोन जाता है एसओ को, तो एसओ का कहना यह है कि सर हम क्या कहें, एसपी सिटी साहब से बात कर लीजिए। पहला मेरा शंका यहाँ जाता है। फिर 17 तारीख की दोपहर में मैं एसपी सिटी महोदय के पास पहुंचता हूँ। मैं उनसे कहता हूं कि सर ये बिना जांच के मुकदमा लिखने की प्रक्रिया की जा रही है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आप जांच करा लें, क्योंकि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और जो स्टिंग ऑपरेशन हमने अंजाम दिया है वो भी चुपचाप नहीं दिया है, इस मंडल के सबसे बड़े अधिकारी की जानकारी में है, इसका भी मेरे पास एविडेंस है। तो एक बार सर इसकी जांच करा ली जाए। उन्होंने कहा सत्येंद्र कुमार आप ही हो, आप तुरंत थाने पे जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। मतलब इस समय मुकदमा लिखा जा रहा है 17 तारीख की 2 बजे। आखिर एक आईपीएस को इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? कि आपको जानकारी नहीं थी कि 16 तारीख की रात में ही मुकदमा लिखा जा चुका है? आप मुझे झूठ बोल करके थाने क्यों भेज रहे थे, और थानेदार झूठ बोल करके बार बार मुझे थाने क्यों बुला रहे थे? जब मैं 17 तारीख को आने के लिए तैयार था, तो आप लोगों को क्या जल्दी थी कि 16 तारीख की रात में ही आपने मुकदमा लिख लिया? मुकदमा लिखने में 3 तरह की तहरीर सामने आई है, ये भी आपको जान करके बड़ा ताज्जुब होगा। एक तहरीर जो आईजीआरएस पे डाली गई थी क्वाइट डिफरेंट है। दूसरी तहरीर 16 तारीख को उस बंदे से ली गई दर्ज करने के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरी तहरीर वो है जो एफआईआर में लिखी गई है, वो तहरीर भी देखा जाए तो नीचे से 6 लाइनें गायब हैं। जिस तहरीर पे एफआईआर लिखी जाती है वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित है, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसको मेंशन नहीं किया है, डायरेक्ट थाने ने उसको एंटरटेन कर लिया है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो ये एक तरह से पूरी तरह से आपसी मिलीभगत का नतीजा था, जिससे मुझे शंका हुआ कि ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं जिस अधिकारी के पास लेके जा रहा हूं कि सर आप इसकी जांच करें, वो अधिकारी ही मुझसे झूठ बोल रहा है कि आप थाने पे जाओ, नहीं तो मुकदमा लिख जाएगा। क्या सर आपको पता नहीं कि आपके थाने पे मुकदमा कल रात में ही लिखा जा चुका है?